Good morning students. Today we will complete first series of set of questions regarding D block element. This is part 1. Part 2 will be uploaded soon and the link will be provided in the description box. So let us start with the first question. 4s subshell is filled prior to 3D but on ionization 4s electrons are removed first explain. तो इसको देखते हैं एक बार. जो 4s सबशेल है इट इज़ लोअर इन एनर्जी एज कंपेयर टू 3D. मान लो 3D जो है वो हायर एनर्जी ऑर्बिटल है और जो 4s ऑर्बिटल है इट इज़ लो लाइंग ऑर्बिटल. ये लोअर एनर्जी पे है, ये हायर एनर्जी पे है. तो जब फीलिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, जब हमें इलेक्ट्रॉन इसके अंदर फिल करने होते हैं, बिकॉज 4s सबशेल इज़ लोअर इन एनर्जी, तो ये अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल इसकी फीलिंग पहले होगी, फीलिंग फर्स्ट. ऐसा होता क्यों है? ये लो लाइंग क्यों है, न्यूक्लियस के नज़दीक क्यों है ज़्यादा? बिकॉज एस सबशेल की एज कंपेयर टू डी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है. पेनिट्रेशन पावर इज़ मोर फॉर एस ऑर्बिटल एज कंपेयर टू डी ऑर्बिटल. तो ये न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लोअर इन एनर्जी होते हैं. इलेक्ट्रॉन विल बी फिल्ड फर्स्ट इन 4s देन इन 3D. अब अगर हमने इस मेटल को, जो भी ये मेटल का जो भी इसका सिस्टम बन रहा है, उसको आयनाइज करवा दिया, तो ऑन आयनाइजेशन उसके बाद ये लिख रहा है कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फर्स्ट फ्रॉम 4s. तो अगर इस चीज़ को देखें, इलेक्ट्रॉन का रिमूवल, एडिशन होता है हमेशा, एडिशन होगा ग्राउंड स्टेट में जो लो लाइंग होगी लो लाइंग स्टेट में, जो कि यहाँ पे 4s थी. लेकिन इलेक्ट्रॉन रिमूवल होता है हाई एनर्जी स्टेट से, हाई एनर्जी स्टेट. तो अगर इस चीज़ को समझें तो इसके अकॉर्डिंग तो अब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना है तो पहले 3D से होना चाहिए था, फिर 4s, क्योंकि 3D इज़ हाई एनर्जी स्टेट, 4s इज़ लो एनर्जी स्टेट, न्यूक्लियस के नज़दीक है और इसमें फीलिंग फर्स्ट होती है. अब इलेक्ट्रॉन रिमूवल तब करवाया तो भी 4s से ही करवाया. ये तो कंट्राडिक्ट हो गया, लेकिन ये कंट्राडिक्ट नहीं है. इसमें पॉइंट ये है कि जब आयनाइज हो जाता है ट्रांजिशन मेटल, तो उसके बाद वहाँ जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके ऊपर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस ऑन आयनाइजेशन, और इसके इंक्रीज होने से इनकी जो एनर्जी है, एनर्जी ड्रॉप हो जाती है एज कंपेयर्ड टू एस ऑर्बिटल. तो अब क्या हो गया, डी ऑर्बिटल, अब आफ्टर आयनाइजेशन जो डी ऑर्बिटल हैं वो क्या हो गए हमारे, डी ऑर्बिटल आर लो लाइंग ऑर्बिटल हो गए आफ्टर आयनाइजेशन. इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स विल बी रिमूव्ड फर्स्ट फ्रॉम 4s एंड देन फ्रॉम 3D. Second question is, first ionization energy values for 5D elements are higher than 3D and 4D elements. It is very simple question. It is basically due to 4f इलेक्ट्रॉन्स जो 5D सीरीज़ में आते हैं. 5D सीरीज़ में 4f इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट हो जाती है, और जो ये 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट देते हैं, पुअर शील्डिंग होती है इनकी वजह से. और एज अ रिजल्ट ऑफ पुअर शील्डिंग बाय 4f इलेक्ट्रॉन्स इन 5D सीरीज, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है. इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने से जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, और उसको रिमूव करने के लिए हमें ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस.
So first ionization energies for 5d is higher because 5d सीरीज में 4f इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग हो जाती है. 4f इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर पोअर शील्डर्स, और उस पोअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज हो गई इन केस ऑफ 5d सीरीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट इन बोहर मैग्नेटन magnetic moment values for Fa+3. फर्स्ट इज Fa+3. Fa+3 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है इसकी 3d6 4s2. तो Fa+3 के लिए हो जाएगी 3d5 4s0. म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 bm, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. यहाँ n की वैल्यू है 5 into 5 plus 2 7, that is square root of 35. It is around 5.9 bm. So next one is Ni+2. Ni+2 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 3d8 4s0. ग्राउंड स्टेट में 4s2 होती है, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए. अब 3d8 4s0 में अगर हम फीलिंग करते हैं d ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 2. तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 2. अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, म्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ n इंटू n+2 2 इंटू 2 + 2 4 8. It is around 2.9 bm. Cu प्लस के लिए नेक्स्ट इज Cu प्लस. फॉर Cu प्लस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन विल बी 3d10 4s0. d10 कन्फिग्रेशन है, इसके लिए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन विल बी 0, और इसीलिए इसका जो म्यू है वो भी क्या होगा 0 bm. नेक्स्ट इज विच ट्रांजिशन एलिमेंट हैज़ मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट. ये 1 मार्क क्वेश्चन होते हैं, जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं. टंगस्टन एग्जिबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑस्मियम विच बिलोंग्स टू Fe सीरीज +8 ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करता है. एग्जिस्ट एज लिक्विड इट इज़ मरकरी, क्योंकि इसके अंदर मेटल जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, इसीलिए ये लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करता है. नेम एंड सिंबल ऑफ मेंबर ऑफ सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज फॉर कोबाल्ट. तो कोबाल्ट के लिए हमारा जो सीरीज़ है, ग्रुप सीरीज़ है, उसमें आता है रोडियम एंड इरिडियम, और निकल के लिए आता है पैलेडियम एंड प्लेटिनम. वाई ट्रांजिशन मेटल एक्ट एज गुड कैटलिस्ट, क्योंकि उनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं. वेकेंट डी ऑर्बिटल होने के साथ साथ वो सबस्ट्रेट प्रोवाइड करते हैं, सबस्ट्रेट को एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं. ये सबस्ट्रेट है जो इसके ऊपर बाउंड हो जाता है. बाउंड होने के बाद वो इसकी EA वैल्यूज़ को लोअर कर देते हैं, इससे रेट इंक्रीज़ हो जाता है रिएक्शन का. तो कैटलिस्ट की तरह वो एक्ट करते हैं बिकॉज दे हैव सुटेबल वेकेंट डी ऑर्बिटल, और ये वेकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस की वजह से वो एक सरफेस प्रोवाइड करते हैं टू दी सबस्ट्रेट. वो उस पर बाउंड होता है, एक पाथवे प्रोवाइड करते हैं उस रिएक्शन के लिए जिसमें EA वैल्यू कम होती है और रेट इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट इज वाई ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड आयंस. तो कलर्ड आयंस के लिए या पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए आता है प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन. अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन जो कंडीशन है हमारी, इट इज़ नेसेसरी
टू हैव मेटल आयन इन कलर्ड फॉर्म और पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, जिस वजह से वो कलर्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे Cu+ है, Cu+ जो होता है वो कलरलेस होता है। क्यों? क्योंकि इसकी D10 कन्फिग्रेशन होती है, यहाँ कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। देयर इज़ नो अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन Cu+, इसीलिए ये जो है ये कलरलेस होता है। वाई ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? वाई ट्रांजिशन मेटल शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट? इसमें होता है क्योंकि जो हमारा इसमें जो 3d और 4s ऑर्बिटल होते हैं, मतलब जो d और s ऑर्बिटल होते हैं, इनके अंदर लो एनर्जी डिफरेंस होता है, और इस लो एनर्जी डिफरेंस की वजह से ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं बाय यूजिंग बोथ d ऑर्बिटल एज वेल एज s ऑर्बिटल। d और s ऑर्बिटल के लो एनर्जी गैप की वजह से दे कैन यूज बोथ दीज ऑर्बिटल्स इन फॉर्मिंग कंपाउंड्स, इन फॉर्मिंग डिफरेंट कंपाउंड्स, और इस वजह से अ वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें अराइज होती हैं। इसको डिटेल में अगर देखना है तो उसके लिए भी वीडियो बनाई गई है, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट प्रॉपर्टी कैसे वेरी होती है, तो वहाँ ये पूरा डिटेल में बताया हुआ है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। Why D block elements have high melting point and boiling point? It is due to strong metal-metal bond, strong metal-metal bond। और इसका एक्सेप्शन ये है कि जो जिंक, कैडमियम और मरकरी की सीरीज़ है वहाँ उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, बिकॉज उनका mm बॉन्ड वीक है। इसके स्ट्रोंग होने के लिए एक कंडीशन है कि हमारे पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जो जिंक, कैडमियम और मरकरी में नहीं होता, क्योंकि इनकी जैसे अगर कन्फिग्रेशन में लिख के दिखाऊं, फॉर जिंक इट इज़ 3d10 4s2, देन 4d10 5s2, और इसके लिए हो गई 5d10 6s2। तो जो यहाँ पे एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन है, एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन, वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, और इस वजह से ही इनका mm बॉन्ड वीक होता है, और रिज़ल्ट ये हो गया कि इनके लो मेल्टिंग पॉइंट हो गए। तो ये एक्सेप्शन है। वैसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ड्यू टू स्ट्रॉन्ग mm बॉन्ड, और mm बॉन्ड स्ट्रॉन्ग उतना ही होगा जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे। सो थैंक you students, here we have completed first part. Second part will be uploaded soon. Do check that video and revise accordingly. Thank you.